अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगा मोहम्मद और आप देख रहे हैं लॉकडाउन रेस। लॉकडाउन रेस में आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस और ये चीज़ें बहुत हो गई हैं। हम थोड़ा सा बंदे के दिमाग के ऊपर बात कर सकते हैं। वो कैसे रिलैक्स कर सकता है अपने आप को और अपनी रूह को कैसे रिलैक्स कर सकता है। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या तरीक़ेकार हैं अगर वो इन दिनों में लॉकडाउन या कैंटीन के दिनों में अपनाए जाएँ, जहाँ पर लोग घरों पर बिल्कुल बंद होके रह गए, अपनाए जाएं तो वो थोड़ा अपने आप को ईजी फील कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं हिफ्ज़ा शाह गिलानी, स्पिरिचुअल हीलर हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिफ्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपने कहा? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से, होपफुली आप भी खैरियत से होंगी। अच्छा हिफ्ज़ा, थोड़ा सा ये बताइएगा, लॉकडाउन है, लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, तो इसको लोग इसमें लोग परेशान भी हो रहे हैं, जाहिर सी बात है परेशान बहुत हो रहे हैं। तो इस परेशानी से वो किस तरीके से बच सकते हैं और उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल। एक्चुअली जो लॉकडाउन का जो पीरियड है और ओवरऑल भी ग्लोबली एक तरह से कहते हैं कि एक लोगों को वेकअप कॉल जो मिली है, और जो कि मतलब अपना नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उनको भी फ़ोर्स किया गया है कि वो घर पे रहें और जिनके साथ हैं, और साथ साथ ही साथ एक डिस्टेंसिंग का भी कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से लोग वैसे ही अंदर से आइसोलेटेड फ़ील करते हैं कि भई मैं बिलॉन्ग नहीं करता सोसाइटी में, कम्युनिटी में। कि लोगों के अंदर एक ऑलरेडी एक सेंस ऑफ आइसोलेशन, सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंग जो एक है, वो एक और ज़्यादा उसको डीपन करती है लोगों की सोच में। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं और जो ओवरऑल मेरे फ्रेंड्स और फैमिली रिलेशंस में हैं, उन सब के अंदर मैं ये महसूस कर रही हूँ कि वो लोग जो है एक तरह से वो हैप्पी नहीं फील कर रहे, जॉयफुल नहीं फील कर रहे, और उनके अंदर एक तरह से रेस्टलेसनेस आ गई है, जिसकी वजह से उसकी वजूहात भी बहुत हैं। खास तौर पे एक तो बाहर नहीं निकल सकते, लिमिटेशंस हैं उस तरह की। फिर साथ ही साथ इकोनॉमी का जो एक तरह से एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जॉब प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैं लोगों को देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में दिख रहे हैं, या उनको मैं आइसोलेटेड देख रही हूँ। और इस तरह के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप के साथ कनेक्ट होना, हायर पावर्स के साथ कनेक्ट होना, एक नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे सैडली, क्योंकि मैं अपने बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को थेरेपी देते वक़्त आई प्रेफर मीटिंग देम इन पर्सन, और वो चीज़ एक लैक कर रही है, और मैं उनसे मिल नहीं पा रही पर्सनली। तो अब ऑनलाइन पे रिवर्ट करना पड़ रहा है, और ऑनलाइन मीन्स से हम लोग अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है जो लाइट वर्कर्स होते हैं उनको लाइट का काम तो करते रहना पड़ता है, चाहे, और इस तरह के प्रॉब्लमैटिक टाइम में और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अच्छा आई थिंक अच्छा अच्छा, आपने एक चीज़ बताई थी अभी कि लोग जो हैं वो घरों में महदूद हो गए हैं, वो लिमिटेड हो गए हैं बिल्कुल ही। तो इस लिमिटेड टाइम का और इस घर में पैक होने का उनके जहन पे या उन पे क्या असर पड़ता है वैसे? यही असर पड़ता है कि साइकोलॉजिकली वो एक रेस्टलेसनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो गई है, डिप्रेशन, एंग्जायटी, रेस्टलेसनेस, ओवरथिंकिंग, और साथ ही साथ उनको ये भी हो रहा है कि भई मैं आइसोलेटेड हो गया हूँ, मेरे पास कोई है नहीं। अब जो लोग फैमिलीज़ वाले हैं, जिनके पास जो ब्लेस्ड हैं, जिनके साथ आस-पास लोग हैं, वो तो चले थोड़ा बहुत वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, और उनको एक मौका मिल रहा है कि अपने करीबी लोगों के साथ और मज़ीद जुड़ जाएँ। लेकिन जो लोग अकेले हैं या बूढ़े हैं, अ, उनको और बच्चों पे खास तौर पे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो तो बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। ये लोनलीनेस की जो फ़ीलिंग है, जिसकी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक 60 ईयर ओल्ड खातून है, जिनका हस्बैंड भी पास अवे हो चुका है और उनके बच्चे नहीं हैं, बाहर रहते हैं, या एक्स-वाई-ज़ेड। उन तरह के लोगों के ऊपर मुझे बहुत फ़ील होता है कि उनको तो बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ेस करना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम को। और उसका यही है कि हल अपने आप के साथ वो टाइम स्पेंड करके मेडिटेशन में टाइम लगाए, और अपने लिए अच्छी चीज़ें करें। एक तो हमारी सोसाइटी में मसला ये है कि हर चीज़ को बस हम लोग टू डू लिस्ट बना देते हैं कि बस आज ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। और जब तक वो टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं करता, अचीव नहीं करता, तो वो फील करता है यार मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मैं हायर बीइंग नहीं हूँ, मेरी इंटेलिजेंस बिल्कुल खराब है, और वो अपने आप को ही कोसता रहता है। तो अभी एक अच्छा टाइम मिला है सबको कि क्वारंटीन में ये समझें कि टू डू लिस्ट के अलावा भी अब टू फील लिस्ट भी होती है, जिसमें आप एक
अपने आप के साथ ही कनेक्टेडनेस फील कर सकते हैं। बेशक आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अपने साथ, अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने नेचर के साथ इस चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक एक तरह से ये जो अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है उसको एक तरह से गिफ्ट समझ के हम कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की इतनी ज़्यादा हद तक सोच नहीं जाती। वो सरसरी तौर पे चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी मेंशन किया, टू डू लिस्ट के अलावा टू फील लिस्ट भी होनी चाहिए। उस टू फील लिस्ट में क्या चीजें आती हैं? टू फील लिस्ट में यही आता है कि टू फील आई एम इनफ, टू फील आई एम अबंडेंट, टू फील आई एम जॉयफुल, टू फील आई एम बिलोंगिंग, टू फील आई एम लव, टू फील आई एम पावरफुल, टू फील, ये सारी जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। अब जिस तरह की अगर हम लोग और इसमें डिटेल में जाएंगे तो हम एनर्जेटिक स्पेस पे जो काम करते हैं लोग, तो उसमें हम लोग जिस तरह के हर मैटर का एक हमें पता है कि एटम होता है। और अब तो मतलब ये तो साइंस को के साथ में बैकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस साइंस के मुताबिक जो भी एटम होता है, जो भी प्रोटॉन्स होते हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। जो नेगेटिव जैसे मैग्नेट में मेटल में पोल्स होते हैं, उसी तरह से एनर्जी भी इसी तरह से करती है। एक इंसान अगर एक तरह से लोनलीनेस में जा रहा है, अकेला फील करता है, अकेलापन उसको खाता जा रहा है, और वो उसी फीलिंग में रोज सोता है, उसी फीलिंग में रोज जागता है, उसी फीलिंग में खाना खाता है, तो वो उसकी फीलिंग मैग्नीफाई होगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एक उसके एग्जाम्पल, उसके ऑपोजिट में हम ये देखिए कि अगर एक इंसान है वो हमेशा फील करता है, बेशक वो अकेला है, लेकिन वो फील करता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ, मैं अपने साथ हूँ और मेरे साथ बाकी चीजें हैं। जिस भी चीजों पे रिलाई करता है वो सारी चीजें उसके साथ हैं। तो उसकी जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, या फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, या फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस है, वो और इंक्रीज होती रहेगी, बिकॉज दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है जो कि फिजिक्स भी बैकअप करता है। तो आपने ये जो सवाल किया कि क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड में किस तरह से लोग अपनी फीलिंग्स को क्या क्या फील कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो अच्छा फील करना चाहते हैं तो उनके हाथ में है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि उनका काम है अच्छा फील करना। बहुत सारे लोग बहुत ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, एक अब्यूज से निकले होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, जॉब लॉस है, इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पॉजिटिविटी। वहां पे हम लोग आ जाते हैं बीच में। हमारा काम आता है कि हम अपनी थेरेपीज में अपने क्लाइंट के साथ हमें ये मेक श्योर करना होता है कि वो इन फीलिंग्स में, इस फील में आ सके, कि वो अपने आप को ही एम्पावर्ड फील करे, कि वो रोज सुबह उठे तो उसको किसी की जरूरत ना हो। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए उसको हमारे पास आना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को हम लोग हेल्प आउट करते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ को एक तरीके से गुजार सके। अच्छा, आपने जॉबलेस की बात करी। रिसेशन जो है वो पूरी दुनिया में ही है, तो इस तरीके के जो लोग हैं वो बहुत मतलब के स्ट्रेस ले रहे हैं। किसी को जॉब से मतलब कि कोई निकल गया है या किसी की सैलरी नहीं आ रही है, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, वो अपने आप को कैसे मतलब के एक नॉर्मल कंडीशन में रखें? ये एक्चुअली इतना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं काफी इस टॉपिक के साथ यानी कि कनेक्टेड फील करती हूँ, बिकॉज आई रिसेंटली लेफ्ट अ करियर। और क्योंकि जब मुझे इसमें आना था तो मैंने कहा कि मुझे अपना पिछला पास्ट भूलना पड़ेगा और नई नए सिरे से लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं जब एक कंट्री से बाहर निकली, बिकॉज मुझे लगता था कि पाकिस्तान में वो इस तरह से स्कोप नहीं है। स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जब जाते हैं तो ज्यादातर आप या मज़ारों में जाते हैं, या आप बाबा जी के पास जाएंगे, या मतलब इस तरह की चीजों के पास लोग ज्यादा रिलाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ तरह की, क्योंकि मैं खातून हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पास वो ड्रॉबैक और लैक मुझे मिलेगा, बैकलैश जिसे कहते हैं, कि लोग मुझे अप्रूव नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे यहाँ आना पड़ा अपने ऑन माई ओन, और एक नए सिरे से लाइफ शुरू करना कितना मुश्किल होता है। नई कंट्री में आओ और आपके पास उस तरह से कैपिटल भी ना हो। तो जो चीजें मैंने खुद की, और जो मैंने मल्टीपल बुक्स और इस तरह के स्पिरिचुअल लीडर्स को सुना है, अपने मेंटोर्स को, और जो खुद मैंने थेरेपीज की हैं, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है दुनिया में। बेशक इस वक्त बहुत ही रिसेशन का टाइम है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम पैसे नहीं बना सकते, वसाइल नहीं है, सोर्सेज ही नहीं है, जब तो कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे अपने ये मेडिटेटिव दौर में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, और अबंडेंस की सोर्स मैं ही हूँ, और अबंडेंस की सोर्स बेशक यूनिवर्स मुझे अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन मेरी सोच पहले बदलनी चाहिए। और ऑटोमेटिकली चीजें दे स्टार्टेड टू हैपन। आई बिलीव इन मिरेकल्स,
और ऐसा नहीं है कि मैजिक है या कोई लेकिन एज आई सेड कि इट्स बैक्ड अप बाय साइंस कि आपको वो इंस्टिल करनी पड़ती हैं वो प्रैक्टिसेस, वो टूल्स जो आपको एक तरह से आपको अबंडेंट फील करवाएं कि आई हैव इनफ। हम असल में बिल देते हुए सोचते हैं कि अरे पैसे निकल गए, लेकिन बिल देते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि ओ वाओ आई हैव मनी, मैंने पैसे दिए हैं। लेकिन हम लोग बिल देखते हुए हमेशा ये सोचते हैं जेब में से इतने पैसे अभी गिनने भी लग जाएंगे। तो इस तरह की बड़ी कोई बिलीफ्स होते हैं जो हमें सेल्फ सैबोटाज करते हैं हमारे जर्नी को, हमारी चीजों को। तो ये चीजें जब आप रियलाइज करते हो तो आप इन चीजों के ऊपर काम करते हो। एंड ये एक दिन की बात नहीं है, आप एक दिन में ओवरनाइट नहीं चेंज ला सकते। तो इसके ऊपर बड़ी इयर्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है, एटलीस्ट मंथ की। तो मैंने इसकी वजह से एक वर्कशॉप इंट्रोड्यूस की है अबंडेंस के ऊपर, और उसमें मैं क्लाइंट को एक छोटी सी फी है। अब जाहिर है कुछ लोग जो इस टाइम पे ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे उनका भी रियलाइज होता है, तो मैंने उनको ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि वर्कशॉप के बाद वो दे दें। तो आज ही अफ्तार के बाद मैं कर रही हूँ दुबई में 8:30 बजे, तो पाकिस्तान में और इंडिया में टाइमिंग्स होंगी 9 o'clock 9:30। तो मुझे ये लगता था कि शायद लोगों को मैं वो गिफ्ट दे सकती हूँ जो मुझे अपनी प्रैक्टिस से मिला। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, अब ज़ाहिर है इस पे ही रिलाई नहीं कर सकता बंदा, लेकिन ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल हीलिंग हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है या ऑडियंस के जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है पाकिस्तान में, वो तो वही होता है जो मज़ारात पे हम जाके कर रहे होते हैं। तो यही है, असल में भी यही है। नहीं, एक्चुअली एक तरह से उसको भी मैं क्या कहते हैं नलिफाई नहीं करती। एक तरह से वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और ज्यादातर जब मैं लाइन में आई और जब मैंने सारे अपने कोर्सेज किए और सर्टिफाई हुई, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो ज्यादातर सारी सोच जो है वो सूफीज्म, मिस्टिसिज्म और जैसे क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म है, सूफीज्म है, मतलब हर रिलीजन का कोई ना कोई पार्ट है इसमें जरूर। और सारे रिलीजन्स में ये बात की गई है एनर्जी वर्क की और इस तरह के कामों की। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि पाकिस्तान में या जो बाकी जो हमारे जगहें हैं, वहाँ पे इस तरह की हीलिंग को बहुत ही ज्यादा के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके पास हीलिंग पावर्स डेफिनेटली होती होंगी, और मैंने काफी लोग ऐसे खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं, और ब्लैक मैजिक या इविल स्पिरिट्स का जो काम होता है, तो वाकई ऐसे लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई ऑथेंटिकली काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी एक तरह से सर्टिफिकेशन नहीं होती, और उनको ये नॉलेज नहीं होती कि किस तरह से देनी है आपको थेरेपिस्ट को बात। अब जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल पहली दफा थेरेपी में गई हूँ और मेरी टीचर ने मुझे बता दिया होता भाई तुम पे जो है वो काला जादू हुआ है, तो शायद मुझे डर लगता और मैं भाग जाती। लेकिन वो चीज़ आपको एक टाइम पे बतानी होती है, जब आपको लगता है कि यार वो इंसान जो है वो एक तरह से अब वो एक पोज़ीशन में आ गया है कि वो ये नॉलेज दे सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग को एक साइकोथेरेपी, मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे सोशियोलॉजी का एक्सपीरियंस है, लेकिन जितने भी हमारे प्रैक्टिस में लोग हैं, उनके अंदर मैं देखती हूँ कि उनको क्लाइंट एक्सपीरियंस बहुत होता है, काउंसलिंग एक्सपीरियंस, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, तो वो समझते हैं किस वक़्त कौन-सी बात कहनी है। तो इससे बहुत डिफरेंट है। और मतलब सोर्स तो जाहिर है स्पिरिचुअल नॉलेज की गॉड ही है, मतलब इसमें फेथ का काम बहुत ज्यादा होता है। उसमें एक तरह से ये बिलीफ होता है कि एक तो पावरफुल आप ही होते हो, मतलब एनर्जी सोर्स आप ही दे रहे हो। अगर हम रेकी भी करते हैं तो उसमें हम ये सोचते हैं कि जो चाक्रास होते हैं वो हर इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम किसी को अपने हाथ से ब्लेस नहीं करते। तो इसमें और स्पिरिचुअल हीलिंग जो हमारी ट्रेडिशनल वे में होती है उसमें बड़ा डिफरेंस है। वहां पे ये समझा जाता है कि आप अपने हाथ से दम दे रहे हो, अपने हाथ से, इवन तो हम अपने हाथ ही यूज करते हैं, लेकिन हम अपने आप को चैनल समझते हैं उस नॉलेज का, उस एनर्जी पावर का। जो उस इंसान, और वो इंसान जो है वो खुद अपनी हीलिंग करता है। हम ये नहीं कहते कि हमने तुम्हें हील किया है तो हमें आके जो है हम तुम हमारे मुरीद बन गए और अब हमें गिफ्ट देना, ऐसा कुछ नहीं है। हम एनर्जी एक्सचेंज में मांगते हैं, तो एक पर्टिकुलर फी हम चार्ज करते हैं। जब मैं पहले दिन गई थी तो मैं कहती थी हम चार्ज क्यों करते हैं, ये तो अच्छा काम है, ये तो अल्लाह का काम है। मतलब मेरी नॉलेज ऐसी थी, बिकॉज मेरा यही एक्सपोजर था पाकिस्तान वाला कि ऐसे मजार होते हैं। तो मेरी टीचर ने मुझे समझाया कि नहीं, आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, बेशक आप थोड़ी सी ले लो, अपने टाइम के लिए ले लो, क्योंकि आप टाइम लगा रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो। तो अगर आप नहीं करोगे तो आप ड्रेन फील करोगे, और शायद उस बंदे के ऊपर एक तरह से प्रॉब्लम्स आ जाए बाद में, उसका हिसाब किताब पूरा ना। तो अगर आप कोई चीज किसी के लिए कर रहे हो, आप उसका एक फी चार्ज करो, बेशक कम करो ज्यादा करो, वो आपकी मर्जी है। आप जाके उस पैसों को चैरिटी में भी दे दो, लेकिन अपने लिए लो। तो इस तरह की चीजों ने मुझे बड़ा निकाला उस चीज से कि नहीं, ये ट्रेडिशनल हीलिंग से बहुत ही मुख्तलिफ है।
अच्छा, इसी तरीके की जो सर्विसेज मैंने आपके पेज पे देखी थी या आप जो हैं वो ऑफ़र करती हैं, उसमें रेकी हुई, योगा हुए और इसी तरीके की ब्रेथ वर्क हुआ, इस तरीके की सर्विसेज हैं। अच्छा, इन सर्विसेज का नॉर्मल बंदे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्विस मुझ पे किस टाइम पे वर्क करेगी और कौन सी सर्विस मुझे लेनी चाहिए, ताकि मेरे पास ये प्रॉब्लम है मेरी, तो ये सर्विस मेरे लिए सुइटेबल है, ये कैसे पता चलेगा लोगों को? देखिए, ज्यादातर मसले जितने भी होते हैं शैमनिज्म में, इस चीज को कहते हैं सोल लॉज। अब सोल लॉज क्या होता है कि अगर जैसे कि मैंने कहा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है या कोई अब्यूज का इशू होता है, कोई बचपन में चोट लगी होती है, फिजिकल अब्यूज एंड एक्सवाइजी इमोशनल अब्यूज, तो उसमें क्या होता है कि सोल लॉज जो है वो आपको रिट्रीव करना पड़ता है किसी तरीके से। अब रिट्रीव इस तरह से होता है कि वो उसकी तो डिप्रेशन बढ़ जाती है या उसका कोई ऐसा इशू आ जाता है बीच में, मेमोरी लॉस का इशू, जैसे आपने काफी लोगों में देखा होगा कि वो भूल जाते हैं वाकयात। और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट एक प्रॉब्लम है कि वो भूल इसलिए जाते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस, और इसको साइकोलॉजी में डिसोसिएशन कहा जाता है या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में हो जाता है, या फिजिकली इलनेसेस आ जाते हैं, बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अलामतें हैं जिसमें इंसान अंदर से सोल पुकार रहा है कि नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत है और जाके हेल्प मांगो। लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीजों को नहीं समझा जाता, इस चीजों को वैल्यू नहीं किया जाता। हम फिजिकल इलनेस के लिए, पेट खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन फिजिकल इलनेस क्यों हो रही है, पेट क्यों खराब हो रहा है, वो रूट कॉज पे नहीं जाते कि बाकी कोई शायद मैंने गलत खाने के अलावा भी या गलत साइड पे सोने के अलावा भी शायद मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं। हम हर देखिए, जो चाक्रास हैं जैसे रेकी सिस्टम है, रेकी एक जापानीज मोड ऑफ हीलिंग है, और वो जीसस की हीलिंग पावर से लेके वो जो एक स्कॉलर थे, पीएचडी स्कॉलर, और उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि जीसस के पास ये हीलिंग पावर कैसे थी, और उन्होंने इस चीज को स्टडी किया, वो किताबों में ढूंढा, उनको नहीं मिला। फिर एक दफा उनको कहीं पे वो बैठे हुए थे और उनको ख्वाब आ गया, वो सो गए, वो ख्वाब आ गया, तो ख्वाब में उनको सिंबल्स दिए गए, और वो ये बताते हैं कि उनको चाक्रास का बताया गया। चाक्रास ये हिंदुइज्म में भी ये नॉलेज की जाती है, हमारे इस्लाम में भी है, पर हम लोग नहीं पढ़ते उन चीजों को, और उन चीजों को एक तरह से सरफेस लेवल पे नहीं लाया गया। तो चाक्रास जो होते हैं, जैसे कि रूट चाक्रा है, रूट चाक्रा का पूरा रिलेशन आपके फिजिकल वर्ल्ड से, आपके पैसे बनाने की पावर से है, या आप एक तरह से फिट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसी तरह से सेक्रिल है, सेक्रिल पावर जो है वो जैसे बहुत सारी खवातीन को फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं या बहुत सारे मर्दों को इस तरह के फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सेक्रिल चाक्रा रिलेटेड होता है। सेक्रिल चाक्रा का क्रिएटिविटी से क्या कहते हैं, लिंक है, और एक तरह से आपकी जो वो वाली पावर्स होती हैं, फर्टिलिटी पावर्स या जो आपकी सेक्सुअल पावर्स होती है, उससे लिंक है। फिर आपका आ जाता है सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस आपकी विल पावर से लिंक है। फिर आपका आ जाता है हार्ट चाक्रा। अब बहुत सारे लोगों पे हार्ट चाक्रा का जरूर प्रॉब्लम होता है, इवन मेरा पर्सनली हार्ट चाक्रा का प्रॉब्लम था। हार्ट चाक्रा होता है फीलिंग ऑफ डिसोसिएशन, लोनलीनेस, ग्रीफ। अगर आपने किसी बहुत ही प्यारे को लूज किया होता है, तो वो हार्ट चाक्रा जो है आपका इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप अपने हार्ट को कभी भी ओपन अप नहीं कर पाते लोगों के साथ। आप बिलोंग तो कर रहे होते, लेकिन अंदर से एक कमी होती है। तो वो ग्रीफ से जो लोग डील कर रहे होते हैं, या जो बहुत गंदा ब्रेकअप होता है लोगों का, तो वो उनका हार्ट चाक्रा बहुत प्रॉब्लम में होता है, या उनके साथ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी रिलेशनशिप रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वो हार्ट चाक्रा पे असर करता है। फिर उसका आ जाता है थ्रोट। थ्रोट में तब इश्यूज आते हैं जब आप अपने सच को नहीं जी रहे होते। जैसे मुझे थ्रोट का इशू था कि मैं अपने सच को नहीं जी रही, मैं वही लाइफ में चीजें कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि सोसाइटी ने बताई है, मैं सोसाइटी के हिसाब से कर रही हूँ, बट अपने दिल की नहीं सुन रही, तो वो थ्रोट चाक्रा से लिंक हो जाता है। फिर आपका थर्ड आई होता है इंट्यूशन, कि मैं वाकई अपने इंट्यूशन की सुन रही हूँ, सोसाइटी तो देख रही हूँ। ऐसे हम 5 सेंसेस को तो यूज करें, लेकिन 6 सेंस भी एक होती है जो हम सब में, इंसानों में होती है। गट फीलिंग कि किसी की कॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी कॉल आ जाए, इस तरह की चीजें हम सब में अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गुरुजी हूँ और मेरे जो है बहुत ही ज्यादा कोई नवाजा गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंसानों के पास होती है, बच्चों के पास सबसे ज्यादा इंट्यूशन होती है, लेकिन हम इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम फिजिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर आ जाता है आपका क्राउन चाक्रा। क्राउन चाक्रा लिंक होता है आपका यूनिवर्स से, कि आप यूनिवर्स से कितना कनेक्टेड हैं, सोर्स से कितना कनेक्टेड हैं, गॉड में मानते हैं आप, जिस चीज में भी मानते हैं, साइंस में मानते हैं, तो उससे आप कितना कनेक्टेडनेस है। तो ये सारे जो चाक्रा सिस्टम्स हैं, अगर ये एक भी इम्बैलेंस होगा तो आपका कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगा, और ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि भाई कोई रूट कॉज है, प्रॉब्लम है।
तो मैं बहुत डिटेल में चली गई, लेकिन ये सिर्फ ये बताने के लिए कि इतने सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जब भी कोई क्लाइंट आता है वो बोलता है भाई बताओ हमें क्या जरूरत है, आप बताओ करेंगे हम। तो ये समझने के लिए कि भाई वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, मैं सिर्फ फोर्स हम नहीं कर सकते कि नहीं आपको ये लेना है, ताकि वो ये ना समझे कि आप पैसे बनाने के चक्करों में आप उसको ये चीज दे रहे हो। तो मुझे बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। मैं हमेशा क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप देखो आपको क्या क्या। फिर जब एक दफा हम सेशन लेते हैं, वो फ्री सेशन होता है 30 मिनट्स का, उसमें हम कंसल्ट करते हैं, हम हिस्ट्री पे जाते हैं, थोड़ा बहुत एक ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है एक थेरेपिस्ट के साथ। अगर आप पे वो ट्रस्ट नहीं करता या आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, तो वो किस तरह अपने इश्यूज पे जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का काम तब जरूरी होता है जब इंसान एक फील कर रहा है मैं लाइफ में क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। फिर उस तरह से अगर रेकी में आ जाए तो रेकी का मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो रेकी एक फास्ट एंड ईजी मेथड। उसी तरह से लामा फेरा है। लामा फेरा एक बुद्धिस्ट मोडालिटी है जो कि मैं क्लाइंट्स को तब बोलती हूँ जब उनका कोई बहुत ही सीवियर मसला होता है, क्योंकि वो बहुत इजी और क्विक वे है, और वो ऑनलाइन भी हो सकता है। वो ज्यादातर ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट, या कोई बहुत ही ज्यादा कोई जैसे कैंसर पेशेंट हो गया या बहुत ही कोई सीवियर मसला है। उसी तरह से मुनैकी है। मुनैकी मैं तब लोगों को कहती हूँ जो इस पाथ में आना चाहते हैं, जो कहते हैं कि यार मुझे लाइट वर्कर बनना है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में कुछ खो रहा हूँ या खो रही हूँ। तो शामनिज्म में उसको तब कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि वो मुनैकी के जो राइट्स होते हैं, वो एक साउथ अमेरिकन, जो भी आपने रेड इंडियंस का सुना होगा, जो वहाँ पे पुराने लोग जो हैं साउथ अमेरिका में और अमेरिका में, जो कि ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनका भी स्पिरिट वर्क पे बहुत बिलीफ है, और वो लोग सोल लॉस पे बहुत काम करते हैं, शामनिक जर्नी में काम करते हैं। तो मैं उनको तब रेकमेंड करती हूँ। अच्छा, और ब्रेथ वर्क बेसिकली ये जैसे सूफीज्म में आप करते हो, जब आप नोज से ब्रीदिंग करते हो, या अपने रीबर्थिंग होता है, इसमें कॉन्शियस ब्रेथ वर्क होता है। तो वो भी एक तरह से एक फॉर्म ऑफ रिलीज है, एक फॉर्म ऑफ ट्रॉमा आप रिलीज करते हो। इट्स ऑल्सो वेरी क्विक। आप 30 मिनट्स के लिए कर सकते हो, 1 आवर के लिए कर सकते हो। अच्छा, दुआ जो होती है प्रे, इसको हम स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है अकाशिक रिकॉर्ड्स में। जब मैं अमाल नामा का तो सुना ही होगा आपने, जी, अमल नामा जिसको बोलते हैं, वो एक ऐसी दुनिया है जो हम नॉर्मल लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और वहां पे कहते हैं कि आपकी बुक ऑफ लाइफ मौजूद है, आपका क्या कहते हैं, सारे आपके जो गुजर गए लोग हैं, या जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, जो आपको अभी भी इस दुनिया में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी सुनाई नहीं दे रही, या आप उनकी सुन नहीं रहे। तो वो उसको भी एक्सेस हम, मतलब क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ उसकी, और मैंने वो किए हुए हैं सर्टिफिकेशन, तो मुझे तो सारी उसकी नॉलेज है। तो जब मैं क्लाइंट को ये कराती हूँ, तो उसमें ये होता है कि आप वहां जाके अपने बिलीफ के ऊपर काम कर सकते हो। तो वो जो बुक ऑफ लाइफ है, उसको जब आप एक्सेस करते हो, तो वहां पे हम कुछ एफर्मेशन देते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदी के दिमाग में बैठा हुआ है कि वो पैसा नहीं बना सकता, तो आप वहां जाके उसको हेल्प आउट करते हो, और वहां जाके वो अपनी बुक ऑफ लाइफ में खुद दिखता है। फिर उसके बाद मैं उनको ये प्रैक्टिस भी देती हूँ कि रात को सोने से पहले, जिस तरह बाकी लोग भी करते हैं अपने दीन से करीब होने के लिए, जो भी वो रात को जिक्र करते हैं। और जिक्र हमारी नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिक्र, मेडिटेशन मन का जो होते हैं वो इस्लाम में भी हैं, और सब ने किए हैं, लेकिन हमारे वक्त में अब ये चीजें नहीं रियलाइज की जाती। तो उसमें हम लोग ये एक तरह से एफर्मेशन देते हैं प्रेयर के अलावा भी, कि जैसे वो प्रेयर ऑलरेडी आपको मिल चुका है, वो ये थॉट होती है। वो ये नहीं होती कि मैं मांग रहा हूँ मेरे पास नहीं है। हम उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते कि मेरे पास वो चीज नहीं है। हम जब दुआ की तरफ जाते हैं, तो हमारे यहाँ प्रेयर होता है कि जैसे वो मिल चुका है, जैसे अभी वो मतलब इतना फेथ होना कि वो अब अभी हो चुकी है वो चीज, इस तरह से मांगना। तो हम उसको मांगना नहीं बोलते, हम उसको कहते हैं एफर्मेशन, कि आई अफर्म, आई एम इमोशनल, या आई एम, हम नॉट नेगेटिव वर्ड्स ही यूज करते। उसमें हम यूज करते हैं कि आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लवेबल। इस तरह की चीजें हम लोग एफर्मेशंस में डालते हैं। उस तरह के बहुत मुख्तलिफ एफर्मेशंस आ जाते हैं रिलेटेड टू व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू, या जिस भी एरिया में फोकस कर रहे हैं उसकी लाइफ पे। अच्छा, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल हीलिंग, बिलीफ और फेथ, ये कितना मैटर करता है?
देखिए, बिलीफ और फेथ बहुत मैटर करता है। अगर कोई इंसान, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बस कहते हैं ओपन माय थर्ड आई, मतलब वो बड़े कोई बेवकूफी वाली बातें करते हैं कि जैसे कोई पर्दा यूं खोल देंगे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को बहुत सीरियस मैटर है, जैसे वो ओवेरियन कैंसर है, और मतलब कैंसर हो गया, बहुत ही एक्सट्रीम इश्यूज हो गए जिसका जिसका वाकई कोई इलाज नहीं है, और वो बात बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन वो ओवेरियन कैंसर भी किसी वजह से आया है। जैसे कि बहुत सारी लड़कियों में ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जिसको यहाँ पे सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम्स होती थी, और वो फिर फाइंड आउट करके, क्योंकि हम जब उनसे मिलते हैं तो हमें एक इंट्यूशन, क्योंकि इतना काम किया हुआ होता है ना, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है कि ये कोई मसला है। जैसे किसी औरत को चाइल्ड बर्थ, एक उन्होंने चाइल्ड लॉस किया है, मिसकैरेज हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो करते हुए काम एक फीलिंग आ जाती है कि उसने कोई चीज लॉस की, तो हम पे पूछते हैं कि भाई आपके साथ ये मसला हुआ है, तो वो कहती है हाँ 18 साल पहले मैंने अपना बच्चा खोया है। तो अभी तक उसकी सोच है, हाँ अभी तक उसकी सोच है। तो वो सोच के ऊपर ये करने के लिए हमें एक तरह से उसको उसको हमें एम्पावर करना पड़ता है कि नहीं, ये जो हुआ है इट्स ओके। तो ये जो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हम इन कुव्वतों में भी मानते हैं कि वाकई कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो आपकी लाइफ को आगे पीछे करती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जो चीज हुई, अब जैसे जो ओवेरियन कैंसर की मैंने बात की, वो बच्ची के साथ 16 साल की उम्र में रेप हुआ था। तो जी वो आज जाके जी डेवलप होके वो ओवेरियन कैंसर बन गया। तो इस तरह की इतनी डीपर प्रॉब्लम्स हैं कि वो हम सरफेस लेवल पे हम जितना भी जाए गहराई में, उसको और गहराई में जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि एक तरह से जो आपने ये बात की, बिलीफ और फेथ, तो अगर किसी का बिलीफ नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसकी 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 हीलिंग हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो रेडी नहीं है, जब तक वो नहीं चाह रहा कि मेरे साथ हो ये चीज, तो वो कुछ नहीं होता। सॉरी टू से, मैंने बहुत दफा कोशिश की अपनी बहनों के ऊपर कोशिश करने के लिए, अपने लव्ड वंस के ऊपर, लेकिन अगर किसी का फेथ नहीं है या वो खुद नहीं हील होना चाह रहा, तो नहीं हो सकता। जो खुद हील होना चाह रहा है, कुछ रिसीविंग बॉडीज होती हैं, वो कहती है कि नहीं अभी हीलिंग करो सबकॉन्शियसली, तभी हम जाके सबकॉन्शियस में जाके काम करते हैं। हम कभी भी कॉन्शियस बॉडी पे काम नहीं करते। या आप कॉन्शियस बैठे हुए ना, बिल्कुल बात करें। आपको जब तक मेडिटेटिव स्टेट में नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं करूंगी काम, क्योंकि मुझे पता है आप मेडिटेशन में सबकॉन्शियस आ जाएगा। जी अच्छा, इसके साथ साथ लोगों को बहुत जल्दी होती है। बस मैं आपको आज अपना मसला बताऊं, आप मुझे अभी हल दे दें इसका। ये इसको क्योर, ये हीलिंग का क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में क्योर कर लेते हैं? देखिए, अगर कोई ऐसा, जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे बैक पेन इशू है किसी का, बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग, तो इस तरह की जैसे छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, अगर तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी कोई डीपर कॉज से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब आप 4 सेशंस में यू विल सी कि हाँ भाई बिल्कुल इंसान डिफरेंट पर्सन बन गया 4 सेशंस में, इंक्लूडिंग रेकी या जो भी। लामा फेरा बहुत क्विक है, बिकॉज वो जैसे मैंने कहा कि सिवियर मसला है, तो वो एक ही हीलिंग आपको करानी पड़ती है, तो वो हो जाती है। लेकिन जैसे डीपर कॉजेज हैं, डीपर इश्यूज है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी जैसे मैंने आपको कहा जो अमलनामे पे जाके काम होता है, वो भी थोड़ा तरीके से एक तरह से क्विक है, बिकॉज उसमें आप एक ही 2-3 दिनों में आप बिलीफ के ऊपर काम कर लेते हो, 2-3 दिनों में ही आप इंसान का ट्रॉमेटिक रिलीज करा देते हो। एस्ट्रोलॉजी एक तरह से बहुत पावरफुल टूल है, जिस तरह से आजकल जो लोग करते हैं, जो ट्रेडिशनली करते थे एस्ट्रोलॉजी, उसमें ये बताते थे ना ये कलर ना पहनो और ये स्टोन ना पहनो, तो वो हमारा वो तरीका नहीं है। वो एक तरह से मिक्स ऑफ साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम सोल डेवलपमेंट देखते हैं कि यार क्या चीज मिसिंग है, क्या कौन सा लेसन अभी तक एक्वायर नहीं किया, तो वो सोल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एस्ट्रोलॉजी में रेकमेंड करती हूँ, और ज्यादातर मेरे पास लोग एस्ट्रोलॉजी के आते हैं। और रेकी एक तरह से बड़ा सॉफ्ट एनर्जी है, क्योंकि मैंने कहा ना जापानीज और वो सिंबल, तो एक सॉफ्ट एनर्जी है उसमें, इतना कोई हार्ड कोर जैसे कि नामा फेरा और एस्ट्रोलॉजी में इस तरह हार्ड कोर नॉलेज होती है, उसमें वो नहीं है, तो कोई बेसिक तरह की है। तो वो काफी क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ में इतना डिफरेंस आ रहा था कि वो हर महीने में आपके पास 2-3 दफा तो आते ही हैं। वो कहते हैं यार मुझे हीलिंग अपनी करानी है, सिर्फ रिलैक्स होने के लिए आना है। वो आंखें बंद करके लेट जाते हैं, वो कहते हैं यार आप लोग के हाथ से हमें वो ऐसा गर्माइश कैसे फील होती है, तो हम लोग हंसते हैं कि यार वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, आपकी बॉडी हील कर रही है, तो आपको फील हो रहा है कि हमारे हाथ गर्म है या हमारे हाथ में ताकत है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फील होगी या कुछ इस तरह। तो कुछ लोगों को क्या होता है, वो लज्जत लग जाती है,
तो वो लज्जत में आ रहे होते हैं, लेकिन हम भी मना नहीं करते। लेकिन जब हमें फील हो जाता है कि कोई इस तरह हीलिंग हो गई, तो हम कह देते हैं कि भाई आपका ये मसला रिजॉल्व हो गया, अब आपको दूसरे मसले पे आना है तो ठीक है, हम दूसरे मसले पे आते हैं। तो एक मसले के ऊपर 4 से 6 सेशंस इज इनफ, एक मसले के ऊपर। लेकिन अगर आप मल्टीपल इश्यूज के ऊपर काम करें तो फिर चलता ही रहेगा। कोई भी, मैं भी अगर अपने आप को कहूँ ना मैं पूरा हील हो गई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैड मूवी देख लूंगी, हार्ट चक्र फिर इम्बैलेंस हो जाएगा कि रोना आ गया जी, कोई और सफर कर रहा है, मुझे रोना आ गया, तो वो मेरा हार्ट चक्र फिर इम्बैलेंस हो गया। तो मुझे भी रोज करने पड़ती है, रोज अपने आप को रात को सोने से पहले रोज सुबह उठ के एटलीस्ट चाक्रास पे, हम लोग जो 23 पॉइंट्स पे करते हैं वो ऑल ओवर द बॉडी होती है, पाँव पे, ऊपर, मुख्तलिफ। हील योर बॉडी ये किताब है, अगर बहुत सारे लोगों को इस चीजों का शौक है तो वो लुइस ही की किताब है हील योर बॉडी। तो उसके ऊपर लोग जा सकते हैं और उसमें सारी चीजें मौजूद हैं कि हमारे किस तरह से ईच बॉडी पार्ट से लेके क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो वो काफी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, इसके साथ साथ लोगों का एक क्वेश्चन और होता है, उनको पता कैसे चलेगा अगर कोई वो हीलिंग करवा रहे हैं तो उसका उनको फायदा पहुंच रहा है? पता ऐसे चलेगा कि उसी दिन, एक तो मैंने आपको जैसे कहा कि वो क्लाइंट हमें ये बोल रहे होते हैं कि मुझे अभी से ये फील हो रहा है और मुझे वापस क्यों लेके आ गए आप। जैसे मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पे ज्यादा टाइम लोगों को नहीं लेके जाती, क्योंकि देखिए मतलब क्योंकि एक एक इंसान के अंदर ना एक बड़ी हमारे अंदर एक वो चीज है, जितना भी हम चीजों को इतना परे करें, जितना भी हम लोग साइंटिफिक और रैशनलिस्ट हो जाएं, लेकिन जहाँ पे ये चीजों की बात आती है तो हम लोग खो बैठते हैं। मुझ जैसा इतना रैशनल इंसान भी जब आंखें वांखें ऊपर हो जाती है, क्योंकि आपको जाहिर है जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, आकाशिक रिकॉर्ड स्पेशली, तो आपको कॉस्मोस में आप जाते हो, आपको खुद फील होता है। तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं यार मुझे प्यास बहुत लग रही है, या वो कहते हैं यार मुझे ठंड बहुत लग रही है। तो कहते हैं जाहिर सी बात है, आप अलग इन्वायरमेंट में गए, आप खुद बॉडी आपकी यहाँ थी लेकिन आपकी सोल निकल के गई है। तो आप 20 मिनट काफी थे, मुझे आपको ज्यादा टाइम वहां नहीं रखना था कि आप मतलब क्योंकि आप ये करते नहीं रहते, आपने फर्स्ट टाइम किया है, तो वो कहते हैं नहीं हमें वापस क्यों, अभी अभी लेके जाओ, इतना मुझे अच्छा लग रहा था ये वो, यानी उसको रश और वो खुशी इतनी मिल रही होती है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं ये तुम्हारे लिए काफी था, नेक्स्ट टाइम हम इसको करेंगे। तो उसी दिन जैसे मैं कह रही थी कि उस सेशन में ही महसूस हो जाता है इंसान को कि वो अच्छा फील कर रहा है। जिसको नहीं हो रहा कुछ ऐसा, तो मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, लेकिन मोस्ट ऑफ द 99%। हाँ, फैमिली वालों पे आप करेंगे तो वो चूंकि आपको नहीं मानते तो वो तो कहेंगे भाई ये तो सारे इसको छोड़ो। तो लेकिन फैमिली वालों पे भी मैंने देखा है कि वो रिलैक्स और डेफिनेटली फील करते हैं, यानी। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो रेकी सेशन में भी बात करना चाहते हैं, और उनके मुझे कहती है, एक खातून उनके पास मैं जाती थी, पाकिस्तान में थी, तो वो रोने लग जाती थी। तो कहती है मुझे रोना क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा ये क्योंकि आपकी बॉडी हील कर रही है, वो काफी चीजें जो आपने दबाई हुई थी वो अब सामने आ गई हैं, आपको खुद पता लग रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो रेकी में वो इंसान को खुद भी पता लग रही होती हैं हीलिंग के दौरान। तो फिर ये कि रात को वो फिर जब सो रहा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली नींद अच्छी आती है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ चेकअप करती हूँ कि आपको रात को नींद कैसी आई, आप कैसा फील कर रहे हो, आप टायर्ड उस वक्त, क्योंकि जब हीलिंग होती है उसके बाद तो थोड़ा बंदा ड्रीम भी फील करता है, क्योंकि एक चीज जैसे बोझ निकलता है बॉडी से, तो इंसान कैसा फील करता है, लाइट लाइट। तो वो लाइट भी फील होता है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा ड्रेन भी फील करता है। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि खाना जो है वो थोड़ा हल्का खाएं और फिर रात को जल्दी सो जाए और अच्छी नींद करें। तो मैं उनको हमेशा पूछती हूँ कि नींद कैसी रही, तो मुझे हमेशा कहते हैं नींद बहुत अच्छी आई इतने दिनों बाद। तो मुझे उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई इसने रिसीव की है। तो एक रात के बाद ही मैं कह सकती हूँ कि फील हो जाता है लोगों को। अच्छा, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल हीलिंग जो है इसमें कुछ हार्म भी होती हैं चीजें, मतलब कि लोगों को नुकसान भी पहुंचाती हैं? देखिए जो जिस तरह के हम जिस काम में हैं, मैं दूसरों के लिए बात नहीं कर सकती। हाँ, रियलिटी को हमें फेस करना है और मैं रियलिटी को दबा भी नहीं सकती, नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत लाला लैंड है। बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही लोग इसमें शैम हैं और सारे ही लोग इसमें जो है वो गलत हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक कमर्शियल एक्टिविटी समझ के और वो बस लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्करों में करते जा रहे हैं। जैसे कार्ड रीडिंग में करती हूँ, और मैं लोगों को यही देखती हूँ कि उनको सवाल के जवाब चाहिए, बस 2 मिनट में आएंगे, अच्छा मेरी शादी टूट रही है। अरे भाई मुझे कैसे पता तुम्हारी शादी टूट रही है? भाई तुम्हें पता होगा तुम्हारे मियाँ से नहीं बन रही, तो जाके उसको संभालो, मतलब चीजों को, इश्यू को। तो वो कोई फिक्स, तो मैं हमेशा कार्ड रीडिंग को ना, हालांकि मैं एंजल कार्ड रीडिंग करती हूँ, उसमें एंजल्स, मैंने एंजल की भी हीलिंग की हुई, तो मैं एंजल्स के साथ भी काम करती हूँ। अब चूंकि इस्लाम में जब पहली दफा मैं हीलिंग एंजल्स की करी, तो मैंने अपने टीचर से कहा, मैंने कहा मैं इतनी काबिल थोड़ी हूँ कि मेरे पास कोई एंजल्स आएंगे। उन्होंने कहा काबिल का क्या मतलब, तुम नहीं हो, हर इंसान के पास एक दो एंजल्स तो कहते हैं ना इस्लाम में भी कि आपके साथ होते हैं। कभी मिली तो नहीं उनसे तो कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की।
और जब मैं वाकई उस प्रैक्टिस पे गई तो मैंने कहा यार इतनी हमारे साथ भी ये चीजें हैं और हम लोग इन चीजों को, और बाकी कभी ऐसा वक्त आता है लाइफ में कि आप कहते हो कि बिल्कुल खत्म हो गया, कोई मेरे साथ है नहीं, लेकिन वो एक कहीं से कोई हेल्प आ जाती है, तो वो आपके एंजल्स आपको हेल्प करते हैं। तो एंजल कार्ड जब मैं करती हूँ लोगों के साथ तो मुझे वो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन टैरो भी मैं करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग इस मेंटालिटी के साथ आते हैं ना कि बस हमें ये चाहिए, जवाब दे दो, या हमारी चीज खो गई है वो ढूंढ के दे दो। तो वो लोगों में भी इश्यू है, उन्होंने बाबा जियों को जो है वो इतना बढ़ाया है, चढ़ाया है, जो अच्छे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन जो वाकई इस चीज को उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी बनाया हुआ है कि ताले निकल गए तुम्हारे झोली से, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, मैं किसी के लिए गलत बात नहीं कर सकती, लेकिन क्यों नहीं, ब्लैक मैजिक भी है। मैं पहले इन चीजों को नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं मानती थी, मैं कहती थी ये तो बकवास है, कोई ब्लैक मैजिक थोड़ी होता है। लेकिन जब मैंने ये चीजें की तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ब्लैक मैजिक भी है, अगर हम लोग अच्छी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वाकई नेगेटिव साइड ये आपने ताले निकलने की बात करी, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया एक जगह। क्या हो गया ये बात, क्योंकि ये वाकई रियलिटी है, मुझे नहीं समझ आता आप कैसे ताले और ये चीजें निकाल के, आई डोंट नो, लोग गए हैं, मेरे जानने वाले भी गए हैं, मैंने क्लोज लोगों को भी देखा है जाते भी, और पता नहीं लोगों को इतना क्यों फेथ है, और वहां जाके पूरी गिफ्ट 50,000 दे के और पता नहीं कितने कितने गाड़ियां दे दे के वो आ जाते हैं वापस, अच्छा और ये हमारे वक्त में उनको लगता है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, ये बात जो आप ताले निकलने की कह रही हैं, ये मैं पाकिस्तान कराची से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हैं लोग ताले निकालते हैं। अच्छा अच्छा, लोगों का दूसरा क्वेश्चन होता है, अगर ये ब्लैक मैजिक या ऐसी नेगेटिव चीजें हो रही हैं तो इनको रोका जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रोका जा सकता है, और इन सब का काउंटर है, और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि उन चीजों की ताकत ज्यादा है तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम इंसान की ताकत ज्यादा है, हमारे साथ जो दूसरी कुव्वतें मिली हुई हैं, अच्छी रूहानी कुव्वतें, उनकी ताकत ज्यादा है। ये बेशक इसमें, क्योंकि देखिए ये ब्लैक मैजिक का बड़ा वो भी क्विक फिक्स वाले लोग होते हैं कि अब मैंने इंसान को चोट पहुंचानी है तो डब्बे में उसका पुतला डालूंगी और फिर उसको बाइंड कर दूंगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा वो तकलीफ दे गए हैं इंसान, या उसकी लाइफ बर्बाद की हुई है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप तब भी इस मेजर पे ना जाए, आप तब भी चूज करें कि नहीं, आई एम समबडी हु विल नॉट चूज कि भाई मैं किसी के साथ, उसको बेशक आप रोक ही रहे हैं, उसको आप तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन वो एक तरह से आप गलत काम कर रहे हैं, गलत कुव्वतों के पास आप जा रहे हैं। जब आपको पता है कि रहमानी ताकतें और शैतानी ताकतों में एक डिफरेंस है, उसको इविल कहें या व्हाइट मैजिक कहें, ब्लैक मैजिक कहें, जो भी आपकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक इंसान, हमें भी पता है ना कि सही राह क्या है और गलत राह क्या है। आप क्यों ना जिक्र करें, आप क्यों ना इन चीजों में जाएं, और जैसा कि मैंने कहा लामा फेरा में बुद्धिस्ट नॉलेज है, और ये पुराने मंक्स, हिमालयन मंक्स ने इस चीज को आजाद की है, और वो इस चीजों में आए हैं, और वो बहुत ही क्विक वे है कि जिसमें आप ब्लैक मैजिक तस्वीर के साथ भी हम कर सकते हैं, और जिसके ऊपर मैंने खुद किया है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक इतना था कि उन्होंने कुछ खा लिया था, और वो क्या कहते हैं, पता नहीं अपेरेंटली उन्होंने जो खाया था कल से उसके बाद उनको बहुत बुखार था, और इतना तेज बुखार था, मैंने कहा डॉक्टर के पास नहीं, हिलने की पावर नहीं बिल्कुल ना, जैसे कि शेक हो रहे होते हैं, इतना बुखार एक्सट्रीम पे 104 टाइप, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ये लामा फेरा करती हूँ, तुम आंखें बंद करके लेट जाओ, और मैंने उसके ऊपर किया, और लिटरली मैं आपसे झूठ नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई उस पर मैजिक कर लिया या मैंने उसको बिल्कुल, लेकिन वो 15 से 20 मिनट बाद वो चल के ऐसे वॉक करने लग गई कि अच्छा चलो अब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैंने कहा चली जाओ, ऐसा ना हो कि वाकई कोई डॉक्टरी मसला हो। मैं ये भी नहीं लोगों को कहती कि नहीं डॉक्टर के पास मत जाना, इवन दो मैं मेडिसिन में समझती हूँ कि हम लोग जाके ना दवाइयां खा के अपने आप को और खराब करते हैं, वो एक अच्छा अलग टॉपिक है। अच्छा, ये तो खैर वो फिर डॉक्टर बुरा मान जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा है बच्चों के अंदर जो है वो बच्चों को सप्रेस बहुत किया जाता है, उनको कोई क्वेश्चन करने की आज़ादी नहीं होती है, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में तो ये बहुत है, तो ये उन पे कितना असर करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चा जब एक बच्चे को आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन करने की या कुछ भी करने की, तो वो जाहिर सी बात है बड़ा होकर फिर उसके ऊपर उसके इफेक्ट्स होंगे, तो ये कितना उसके लिए नुकसानदेह होता है? बिल्कुल, ये मैं पर्सनली इस चीज को फील करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ है, और मुझे बचपन में ये सुना जाता था कि ये बहुत सवाल करती है, यानी मैं पूछती, अजीब सवाल करती थी, हम लोग रास्ते में जा रहे थे कराची से खैरपुर, तो मैं अपने माँ बाप से ये पूछती थी जंगल में कौन होता है, जंगल में ये होता है, वो क्या करता है, तो मतलब क्योंकि जाहिर है इंसान का बच्चा जो होता है वो इतना मासूम होता है,
और उसके पास सवालात होते हैं, दुनिया क्या है, कैसे निकली, क्या नहीं हुआ, और हमारे यहाँ बस छोटा सा हाँ जवाब देके अच्छा बस सही है इतना। तो वो जो एक चीज है ना, उस चीज ने एक अंदर सोच तो बिठा दी है कि मुझे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या है, और मेरे माँ बाप को भी नहीं पता। किसको पता है मैं किताबों में ढूंढूं, किसको पता है मैं फलाने से पूछूं, मैं यहाँ निकलूं, मैं वहां निकलूं। एक तरह से मैंने चले उस चीज को पॉजिटिवली लिया, अपने सवाल वाली नेचर को, कि आज मैं यहाँ पहुंची। लेकिन अगर मैं पॉजिटिवली नहीं लेती तो मैं सवाल करना ही छोड़ देती, मैं पूछना ही छोड़ देती, और मैं जो चीजें मुझे बताई जा रही हूँ उन्हीं को एक्सेप्ट कर देती। जैसे कि मैंने कहा थ्रोट चक्र अगर आपका इंबैलेंस होता है तो आपके साथ यही मसला है ना कि आपको रियलिटी अपनी नहीं पता, आप दूसरों की रियलिटी अडॉप्ट कर रहे हैं कि हाँ भी लोगों ने भी कह दिया। हाँ, बचपन में सब बच्चों के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बुलिंग, अब्यूज, टीचर्स मारते हैं, माँ बाप ने कभी बदतमीजी कर ली, गुस्सा कर लिया। मैं अपनी बहनों को, अपने घर वालों को, अपने कजिन को, सबको बोल देती है बच्चे को डांटो मत। वो कहती है तुम पागल हो, तुम्हारे बच्चे के सर पे नाचेंगे। मैं कहती हूँ तुम बच्चे को जब भी बोलोगे, और ये किताब में लिखा हुआ है कि पेरेंटिंग, मैं ऑथर से खुद मिली थी, मैंने कहा था अपने पेरेंटिंग के ऊपर क्या किताब लिखी है, और मैं उनको जब भी इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, मैं देखती हूँ यार अपनी बच्ची के साथ, बच्ची जुजुत्सु कराटे भी कर रही है, बच्ची जुजुत्सु स्कूबा भी कर रही है, बच्ची यानी उनकी इतनी, मैं उनका रिलेशन में देखती हूँ, कहती हूँ वाओ लोग कैसे बाप और बेटी है, इतने फ्रेंडली रिलेशन है। तो मैं उनसे पूछी थी, मैंने कहा पेरेंटिंग का क्या टिप है, मुझे बताएं तो जरा, मुझे कभी कभी लोगों से बात करनी होती है। तो वो कहते हैं कि पेरेंटिंग का एक टिप है जो अडल्ट पे भी काम करता है। मैंने कहा क्या काम करता है? कहते हैं मैंने अपनी किताब में यही लिखा है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पिंक एलिफेंट इमेजिन मत करना, तुम क्या करोगी? मैंने कहा मैंने पिंक एलिफेंट ही इमेजिन किया। तो कहते हैं कि तुमने क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी। कहते हैं कोई रिवर्स साइकोलॉजी नहीं, ये इंसान की नेचर है। तुम कहोगी नहीं करो, वो इंसान क्यों ऑटोमेटिकली दिमाग में वो वही चीज करेगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने कहा फिर तो इसका मतलब है कि इंसान को हम बताएंगे कि कभी बच्चा अगर कोई हार्मफुल चीज कर रहा है उसको कैसे बताएंगे? तो कहते हैं कि ऐसे बताएंगे कि अगर बच्ची सिजर के साथ खेल रही है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा डोंट टच सिजर, मैं उसको कहूंगा प्लीज बी केयरफुल विद सिजर। आपके वर्ड्स में इतनी डिफरेंस आना चाहिए कि आपने जो बात समझानी है वो बच्चा समझे, ये ना हो कि वो क्या, जैसे मुझ पे एक नेगेटिव असर किया, मुझे जितना रोका टोका जा रहा था मैंने उसको नेगेटिव इतना लिया कि बस मैंने कहा मैंने किसी की सुननी ही नहीं है। काफी टाइम तक मैंने अपनी जिंदगी का ऐसा गुजारा है कि बस रिबेल ही करती रही हूँ, और वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है। और बच्चे रिबेल करते हैं, उनको आप बचपन से बोलो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो जाके वो चीज करेगा। और ये चीज हमारी सोसाइटी में हमने टीनेजर्स में भी ये देखा है। उसको आप बोलोगे टीवी पे ये चीज ना देखो, वो देखेगा जरूर, आप जितना भी मना कर दो। अगर वो देख रहा है तो आप मेक श्योर करो कि यार वो किस इन्वायरमेंट में भी देख रहा है। मैं ये नहीं कह रही आप डिसिप्लिनिंग ना सिखाओ अपने बच्चे को, मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चे को बिल्कुल खराब कर दो या किसी चीज की रुकावटें और लिमिटेशन ना रखो। लिमिटेशन सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इतना सोल वर्क कर करके, इतनी चीजों को पढ़ पढ़ के मुझे इतना पता है कि इंसान को जो चीज करनी होगी वो करेगा। आप ऐसे करो या वैसे करो, हर इंसान की अपनी सोल जर्नी है। अगर एक इंसान को अल्कोहलिक बनना है तो वो अल्कोहलिक बन के ही सीखेगा, या उसका वो जब तक वो इस ए से बी पे नहीं आएगा वो उसको सी का नहीं पता लगेगा। तो कुछ चीजें ऐसी जो हमारे हाथ में नहीं है, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें, हम चाहते हैं हर चीज को कंट्रोल करें, हमारे पास जी ताकत है और हम बहुत ही ताकतवर है। हाँ, अपने लिहाज तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप दूसरों को आप नहीं बता सकते। तो ये सारी चीजें बच्चों में बचपन से ही जो चीजें आ जाती है वो आगे जाके एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। बहुत सारे जो अब्यूजर्स होते हैं वो बचपन में उनके साथ अब्यूज हुआ होता है। जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या कहते हैं ब्रेकअप, हमने देखा है ये बहुत बड़ा इश्यू है बॉयज एंड गर्ल्स का। दोनों ही अलग अलग वे में चले जाते हैं, फिर कोई बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, कोई जो है बिल्कुल चुप चुप रहने लगता है। इसका रीजन क्या है? मतलब कि क्या अगर कोई लड़का है तो उसको लड़की दोबारा नहीं मिल सकती, या लड़की है तो उसको लड़का दोबारा नहीं मिल सकता? क्या इश्यू क्या है इसमें? देखिए, ये कनेक्शन तो इंसान के बनते रहते हैं। मैं समझती हूँ कि कनेक्शन हमारी लाइफ की ब्यूटी है। और क्या कहते हैं, कुछ जैसे कहते हैं ना सोलमेट होते हैं, कुछ आपके ऐसे लोग होते हैं जो वाकई आपकी लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ने वाला, मैं जिस तरह करेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मैं बहुत ही इस पे बल्कि एक सेपरेट शो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे लोगों को बड़ा इसमें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इसको मुख्तसर से अगर मैं बताऊं तो जो कनेक्शन होता है वो इंसान को डेवलप हो जाता है किसी से। एक तो हमारे मूवीज, हमारा रोमांस, और मैं इस चीज को स्पिरिचुअली भी बड़ा इसको ऑब्जर्व करती हूँ कि एक इंसान का एक
अदर हाफ होता है। और इसका स्पिरिचुअली भी एक एक्सप्लेनेशन है कि क्या कहते हैं, हमारा जो एक सोल है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, और फिर इस लाइफ में एक हिस्सा रह रहा होता है, और दूसरी जगह पे दूसरा हिस्सा रह रहा होता है। लेकिन वो जो सोल की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो अदर हाफ की सोच हर इंसान में है। तो वो एक इंसान को अगर देखता है और आइडियली उसको प्रोजेक्ट कर लेता है कि यार ये तो वही है, क्योंकि उसको गाने और उसके अंदर से जो फीलिंग है वो उसको वही चीज दे रही है कि हाँ ये वही इंसान है। और जब वो छोड़ के चला जाता है तो इंसान अंदर से खोखला फील करता है, ऐसा लगता है कि सोल का हिस्सा चला गया है। बंदा, ये भी आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं अ पार्ट ऑफ मी इज विद हिम, या अ पार्ट ऑफ मी इज विद हर, या मतलब मेरा एक हिस्सा उसके साथ ही है। ये इस तरह की बड़ी सोच जो आपको समझ आती है ना, तो डीपर मीनिंग ये है कि वो उस इंसान को देख रहा होता है जो वाकई, जो कहते हैं जोड़े आसमानों में बने हुए हैं, तो वो निकाह वाले जोड़े नहीं है, सॉरी। निकाह वाले जोड़े होते हैं, कुछ कुछ वाकई अपने जोड़ों के साथ मिल जाते हैं और शादी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती अपने प्यार से। तो लेकिन 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 एट द सेम टाइम जो 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 लोग हर चीज को बस समझते हैं ना कि बस अब ये आखिरी दिन है, और ये वो जो आपकी वाली बात की बस वो आखिरी इंसान है, नहीं, ऐसा नहीं। आपके कंपेनियंस मिलते रहेंगे। वो कैसे कहते हैं, मैं बड़ा ये लफ्ज खुद भी बोलती हूँ, प्यार एक दफा होता है और फिर बार बार होता है। ये अपने दिल को बहलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें। लेकिन मैं इसको ये नहीं, हरगिज नहीं कह रही कि जो अगर लाइफ में एक इम्पोर्टेंट इंसान आए हैं जो वाकई आपके अंदर, आप कैसे समझेंगे कि वो लाइफ में इम्पोर्टेंट है और लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, कि वो, जैसे कि मैंने कहा, एक अदर हाफ होगा आपका, जहाँ पे आप इनकम्प्लीट कंप्लीट कुछ नहीं होता, आप कंप्लीट हो वो भी कंप्लीट है। लेकिन जो आपके अंदर कमियां पेशियां होंगी, या जो आपके अंदर एक जो आपके अंदर जो एक लैक होगा, वो उस लैक को पूरा करेगा किसी भी तरीके से। चाहे जो लड़की है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, और एक दूसरे की परफेक्ट मैच है, एक दूसरे की सोच मिलती है, सोच और डिफरेंसेस टेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके दिल को खुद महसूस हो जाएगा कि यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे सोल के लिए अच्छा है, ये मुझे सुकून देता है, टेंशन नहीं देता। जो आपको टेंशन दे रहा है, तो वो आई एम सॉरी टू से कि वो प्यार नहीं है, वो आपका जो है अटैचमेंट है, लस्ट है। और इसके मुख्तलिफ इसके वर्ड्स हैं। अटैचमेंट भी तो एक चीज होती है ना, अटैच हो गए, रोज रात को फोन पे बात कर रहे हैं, दूसरे दिन बात नहीं की तो अब जी दुनिया खत्म हो गई। इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन, क्वारंटाइन है, सब लोग अपने घरों पर हैं, बिल्कुल पैक हुए हुए हैं, या कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं, तो एवरी डे में वो कौन सी स्पिरिचुअल हीलिंग है जो घर पे रह के लोग कर सकते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा जांच सकते हैं कि मुझ में क्या वीक्स हैं और मैं इस पे कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने कहा। बहुत सारे टिप्स के साथ मैं एक टिप्स देती चली जाऊँ, 4-5 ही हैं जो आप इज़िली कर सकते हैं, इसमें आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं, और ये अपने लिए सबके लिए अच्छा है, और जो मैं खुद खुद भी करती हूँ। एक तो चीज़ कि आप आई डोंट नो, लोगों को मेडिटेशन का इतना नहीं पता, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बैठ जाते हैं, चाहे आप लेटे, बैठे, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, और आप बैठ के डीप ब्रेथ लें, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा आँखें बंद करके। और उसके बाद आप जब ब्रीदिंग करते रहें तो अपनी बॉडी को बिल्कुल महसूस करें कि हर चीज़ रिलैक्स हो गई है, मसल्स खुल रहे हैं, और आपको वाक़ई फ़ील होगा कि वाक़ई मसल्स खुल रहे हैं, और आपको जैसे जो फ़ोर्स है ज़मीन का वो आपको पुल कर रहा है। ज़मीन जो है आपको अपनी गोद, जैसे आप समझे आप बच्चे की तरह आप अपनी माँ के गोद में हैं, और आप वो लाइटनेस अपनी बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी फ़ील करें। और आई एम श्योर ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें आपकी सोचें आ जाती हैं, अच्छा मैंने वॉशिंग मशीन को कल खुला छोड़ा था, वहाँ उसमें ये, तो ये सारी चीज़ों को आपको भूल के बिल्कुल दिमाग को शट, और एक बिल्कुल ब्लैक कैनवस की तरह अपने दिमाग को देखें कि बिल्कुल ब्लैक है, एम्प्टी है। थॉट्स अगर आ भी नहीं है तो उसको आके जाने दें, ऑब्जर्व करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, और उसके बाद वापस अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। ये आप 10 मिनट के लिए करें, रोज रात को सोने से पहले कर लें, सुबह उठ के कर लें, बेशक नमाज के साथ। अब तो इफ्तार है, रमजान है, तो ये चीजें बड़ी इजीली हो सकती हैं। खाना खाने के बाद अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आप जैसे वो जो नमाज में जब हम बैठते हैं चौकड़ी लगा के, तो इस तरफ हम फेरते हैं अपना, सलाम करते हैं, उसी पोजीशन में पाँव ऐसे पीछे करके अपने हाथ थाइस पे रख के आप ब्रीथ करें, आंखें बंद करके ब्रीथ कर लें। आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे जो भी आपने खाया था सारा 20 मिनट्स में डाइजेस्ट हो गया। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें। फिर जर्नल पे राइट करें। ये ना लिखें टू डू लिस्ट, हम सब टू डू लिस्ट लिखते हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रही टू डू लिस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा शौक है टू डू लिस्ट बनाने का, और मैं जितनी शौकीन हूँ ना, प्लानर, अल्टीमेट प्लानिंग सब करते हैं। प्लानिंग से मैं मना नहीं कर रही, लेकिन प्लानिंग के साथ अच्छी बातें भी लिख लें कि आज मुझे अच्छा फ़ील किस चीज़ से हुआ।
मुझे क्या आज व्हाट आई फील टुडे, या कोई भी ऐसी 5 चीजें जो आपको अच्छा फील कराती हैं, वो 5 चीजें आप जर्नल में लिखते हैं। ख्वाब अगर आ रहे हैं तो ख्वाबों का सुबह में लिखते हैं, क्योंकि ख्वाब एक तरह से आपका बहुत इंट्यूटिव प्रैक्टिस होती है। आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे होते हैं ख्वाब, तो सुबह उठ के अपने मैसेजेस को, बेशक आपको पहले समझ नहीं आ रहे, लेकिन कुछ 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको जरूर वो आएगा। तो ये चीजें हो गई। साथ ही साथ टाइम पर खाएं, टाइम पर उठें। मैं खुद ये प्रैक्टिस नहीं करती तो मैं लोगों को लेकिन बताती हूँ कि मुझे पता है इससे बहुत रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है आपका वेल बीइंग से। तो ये चीजें हो गई। साथ ही साथ अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे लोगों के साथ बात करें, किसी की बुराई गिबत ना करें, जो चीजें हमारे हैं चीजों में। और अपने आप को ज्यादा सोच को हावी ना करें। भाई कोई सोच आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करिए, म्यूजिक को सुने, कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे ट्रैक्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे जो रिलैक्सिंग साउंड होते हैं, थंडर का हो गया, वाटर का हो गया, तो उसको सुने। इंफॉर्मेशन से थोड़ा दूर भाग गया, बहुत इंफॉर्मेशन न्यूज देख ली, अब थोड़ा सा रिलैक्स होके, देखिए एक टाइम पे आप करें, सुबह में 1 घंटा करिए, 2 घंटा करें, सारी अपनी न्यूज देख लें, उसके बाद अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, खाना बना लें, कोई अच्छी चीज कर लें, पेंटिंग कर लें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थेरेप्यूटिक होती हैं, इंसान को रिलैक्स करती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने टाइम निकाला, आपने टाइम बड़ा मजा आया आज आपके साथ बात करके। जी। तो नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी हिफ्ज़ा शाह गिलानी की। बड़ी ही मतलब कि मज़े की गुफ्तगू थी, मैंने तो बड़ी इन्जॉय की। होपफुली आप लोग भी इन्जॉय करेंगे और इनकी जो गुफ्तगू है उससे कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा आपको। डेली की चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं उन पे थोड़ा सा अमल करेंगे तो खुद को रिलैक्स करेंगे। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आप किसी भी चीज़ को मतलब कि कंटिन्यूसली ना करें। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो उसको मतलब कि मैक्सिमम आप 1 घंटा देख लें दिन की न्यूज़, फिर आपका कहते हैं टाइम ख़त्म हो गया, फिर आप अपनी दूसरी चीज़ों पे चले जाएं, अपने आप को जॉय फील करवाएं। ऐसा ना हो कि आप मतलब कि सप्रेस होते जाएं, किसी चीज़ का प्रेशर लेते जाएं। जब आप प्रेशर लेते रहेंगे तो खुद को फिर वो फील नहीं कर पाएंगे। हमेशा मुस्कुराते रहें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बातचीत करें, तो होपफुली आप अच्छा फील करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।